तो चलिए जी दुकान खोलते हैं, यानी कि क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने वाला हूं बिजनेस स्टडीज का, जिसका नाम है प्लानिंग। जी हां, प्लानिंग जो आप साल भर करते रहते हो, ये उसी के ऊपर आधारित है ये चैप्टर। हम बस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। देखो, प्लानिंग को समझने के लिए मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा, एक तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊंगा। ठीक है जी। पहले प्लानिंग क्या होती है, सरल भाषा में आपको समझा देता हूं। पहले देखो, प्लानिंग तभी करी जा सकती है जब कोई ऑब्जेक्टिव हो। जब कोई ऑब्जेक्टिव आप अचीव करना चाहते हैं तभी आप प्लानिंग कर पाओगे। बिना ऑब्जेक्टिव के प्लानिंग हो ही नहीं सकती। तो यानी कि हमें अगर कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो हमको प्लानिंग करनी होगी। कैसे करनी है? प्लानिंग में क्या क्या आता है? व्हाट टू डू, यानी कि क्या करना पड़ेगा, क्या क्या काम करने पड़ेंगे ताकि हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा और हाउ टू डू इट, कैसे करेंगे हम, कैसे ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, यह भी प्लानिंग ही हमें बताती है। तो प्लानिंग में क्या आता है? व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। इसको आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको मैं समझाता हूं प्लानिंग का मतलब क्या है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, स्टूडेंट साल भर प्लानिंग करता रहता है पढ़ाई के लिए। देखो, मान लो आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि आप बिजनेस स्टडीज में ना 100 मार्क्स लेकर आना चाहते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस स्टडीज में 100 मार्क्स लेकर आप आना चाहते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। तो मैंने क्या कहा था, प्लानिंग में हम क्या करते हैं? व्हाट टू डू। तो अब हम देखेंगे कि 100 मार्क्स लाने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा। तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी अच्छे से, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको फोकस लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी और आपको हेल्थ पर भी अपना ध्यान देना होगा। तो ये आपने प्लानिंग करी पहले कि व्हाट टू डू, ये आपको पता चल गया। अब बात आती है कि ये 100 मार्क्स कैसे अचीव करे जाएंगे। जो 100 मार्क्स आपको लेकर आनी है, आपका ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा। तो आपने देखा, आप क्लास के नोट्स से पढ़ाई करेंगे, आप ऑनलाइन टीचर से पढ़ाई करेंगे और बिजनेस स्टडीज के बेस्ट टीचर, कॉमर्स टीचर से आप पढ़ाई करेंगे और आप ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे और रेगुलर रिवीजन करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। तब जाकर आपका जो गोल है ये अचीव होगा। तो यानी कि आपने क्या देखा, व्हाट टू डू आपको पता चल गया और हाउ टू डू इट ये भी आपको पता चल गया। कैसे पता चला? जब आपने प्लानिंग करी। तो प्लानिंग तभी करी जा सकती है जब आपका कोई ऑब्जेक्टिव हो। बिना ऑब्जेक्टिव के आप प्लानिंग कर ही नहीं सकते। मान लो ये ऑब्जेक्टिव कुछ था ही नहीं आपका, तो आप किस चीज की प्लानिंग करते? प्लानिंग ही नहीं करते आप। तो प्लानिंग तभी होती है जब आपका कुछ ना कुछ गोल होता है, तभी आप प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको सिखाता हूं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो बिजनेसमैन है वो भी प्लानिंग करता होगा। एक छोटा सा सरल सा एग्जांपल मैं लेता हूं। देखो, वो आपको मैं मेरा नाम है अभिषेक, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं। बिजनेस क्या है मेरा? मैं बिजनेस करना चाहता हूं फर्नीचर बनाकर, एक सेकंड, फर्नीचर बना के उसको मार्केट में बेचना चाहता हूं। फर्नीचर बनाना है और मार्केट में बेचना है ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूं। फर्नीचर बनाऊंगा, मार्केट में बेचूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया कि मेरे को प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। ठीक है जी। अब बात आती है व्हाट टू डू। मैं प्लानिंग करूंगा ना, प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा मेरा? व्हाट टू डू। इसको रेड से कर देता हूं। पहला स्टेप है मेरा व्हाट टू डू। ऑब्वियस सी बात है, मेरे को सेल करनी पड़ेगी। किसकी? फर्नीचर की। ये जो फर्नीचर है इनको बेचना पड़ेगा। तो व्हाट टू डू क्या हो गया? सेल करनी पड़ेगी। अब अगला क्वेश्चन आता है हाउ टू डू इट। हाउ टू डू, कैसे करूंगा? उसके लिए मेरे पास रिसोर्सेस होने चाहिए। तो हाउ टू डू इट का मतलब रिसोर्सेस क्या क्या होंगे? मेरे पास मनी चाहिए होगा मेरे को, ताकि मैं बिजनेस शुरू कर सकूं। मेरे को लेबर यानी कि इंप्लॉइज चाहिए होंगे जो मेरे लिए कुर्सियां और टेबल बनाएंगे, यानी कि फर्नीचर बनाएंगे। मेरे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। मान लो ये जो कुर्सियां टेबल हैं, जो फर्नीचर है वो लकड़ी का है, तो मेरे पास रॉ मटेरियल यानी कि लकड़ी भी तो होनी चाहिए ना। मेरे पास एक लोकेशन होनी चाहिए, यानी कि फैक्ट्री होनी चाहिए, और उस फैक्ट्री के अंदर मशीन्स होनी चाहिए ताकि मैं फर्नीचर बना सकूं। तो ये क्या है? हाउ टू डू इट। रिसोर्सेज का मतलब हाउ टू डू इट। तो मेरे को ये भी पता चल गया व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। तब जाके मैं अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाने का, वो मैं अचीव कर सकूंगा। ठीक है जी। अब चलते हैं, जो नोट्स में लिखा गया है उसको अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है जी। तो प्लानिंग का मतलब है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। वही हो गया ना, एडवांस में ही पहले ही हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस, जो हमने चैप्टर 1 में भी सीखा था। जो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट थे, उसमें सबसे पहला फंक्शन था प्लानिंग। उसी की इसमें बात करी गई है। इस लाइन को आप काट दीजिएगा, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। आगे भी एक लाइन कटवाऊंगा। Thus, प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। प्लानिंग में ना क्रिएटिविटी होनी चाहिए और
इनोवेशन होनी चाहिए। क्रिएटिविटी का मतलब रचनात्मक होनी चाहिए, ये नहीं कि बोरिंग सी हो या जो आप पहले ही प्लानिंग कर चुके हो और वो फ्लॉप हो चुकी है, बार बार उसी को रिपीट करे आ रहे हो। नहीं, आपको कुछ ना कुछ उसमें नयापन लाना पड़ेगा। इनोवेशन का मतलब नयापन उसमें आना चाहिए। ठीक है जी। बट द मैनेजर वुड फर्स्ट हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव। वही बात आ गई ना, ऑब्जेक्टिव सेट करना जरूरी है। बिना ऑब्जेक्टिव के प्लानिंग आप कर ही नहीं सकते। ठीक है जी। ओनली देन विल अ मैनेजर नो वेयर ही हैज टू गो। तो इसका मतलब ये हुआ प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। इसको दो तरीके से समझाता हूं इस लाइन को। मान लो आप इधर खड़े हो पॉइंट ए पर और आपको जाना है पॉइंट बी पर, आपको जाना है। ठीक है जी। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का जो रास्ता है वो कुछ इस तरीके से है। इस रास्ते को आप क्रॉस करोगे तब जाकर आप पॉइंट बी तक पहुंचोगे। अगर आप बिना प्लानिंग के निकल जाओ तो आपको बहुत मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। अगर आपने एक प्लानिंग करी कि क्यों ना मैं इस पर एक ब्रिज बना देता हूं, फिर आप बहुत आसानी से कम समय पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच सकते हो। ये तो मैंने सरल भाषा में आपको समझा दिया। अब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का। मान लो पिछले साल आपने 3 करोड़ की सेल्स करी आपने कितने की, 3 करोड़ रुपए की। अब आप इस साल के आखिर में चाहते हैं कि आपकी जो सेल्स है वो 6 करोड़ की हो जाए, यानी कि दुगनी हो जाए। तो कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, कि आप यहां से यहां तक पहुंच सके। कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। मान लो आप अब ये चाहते हो कि आप ऑनलाइन भी अपना प्रोडक्ट बेचोगे, या फिर आपने ये प्लानिंग करी कि पहले आप सिर्फ नॉर्थ इंडिया में बेचते थे, अब पूरे इंडिया में आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेचना चाहते हो। तो यानी कि प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करोगे तब आपका जो गोल है उसको आप अचीव कर सकते हो। तो यहां पर थे आप और आपको यहां पर पहुंचना है। ये तभी पहुंच सकोगे जब आप प्लानिंग करोगे। तो इस लाइन में वही बताया गया है, प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। हम कहां पर हैं और हमें कहां पर पहुंचना है, ये हमको प्लानिंग के द्वारा हमें पता चल जाता है, क्योंकि हमने एक ब्रिज बना दिया है। यानी कि हमने प्लानिंग कर ली है। ब्रिज बनाने का मतलब हमने प्लानिंग कर ली है ताकि हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वहां तक पहुंच सके। ठीक है जी। प्लानिंग इज व्हाट मैनेजर्स एट ऑल द लेवल्स डू। तो जो प्लानिंग है ना वो हर मैनेजर को करना पड़ता है, चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजर हो, चाहे मिडिल लेवल का मैनेजर हो, चाहे वो लोअर लेवल का मैनेजर हो। इट रिक्वायर्स टेकिंग डिसीजन सिंस इट इन्वॉल्व्स मेकिंग चॉइस फ्रॉम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखो जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट करा था ना, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, उसको अचीव करने के लिए ना हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। हमको ना प्लानिंग के दौरान वो डिसीजन लेना पड़ता है कि हमारे लिए कौन सा बढ़िया कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, यानी कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट रहेगा ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। ठीक है जी। अब ये जो लाइन लिखी है ना, ये सारी आप खुद भी पढ़ सकते हैं। वही सारी बातें दोहराई गई हैं। ये मैंने इसलिए यहां पर लिखी है क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लिया जाता है। ये मैंने इसलिए लिखवाया बच्चों क्योंकि ये ना लैंग्वेज आप बार बार पढ़ोगे ना तो आपके सिस्टम में घुस जाएगा वो। तो इनमें से ही ना कभी कभार लाइन उठा के क्वेश्चन बना देते हैं। तो आप ये पढ़ लोगे ना, एक दो बार इस पर नजर मार दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही बात लिखी गई है, प्लानिंग दस इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस गोल्स। ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड डायरेक्शंस फॉर ऑल द मैनेजर डिसीजन एंड एक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड्स रैशनल अप्रोच। देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको पहले मैं साफ करता हूं। कौन सा क्वेश्चन आ चुका है? फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, ये था डैश। डैश प्रोवाइड्स अ रैशनल अप्रोच फॉर अचीविंग प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। ये रैशनल अप्रोच का मतलब क्या है? रैशनल का मतलब होता है समझदारी। अप्रोच का मतलब कि आपने जो सिचुएशन में आपको मिली है उसको कैसे आपने हैंडल करा। तो रैशनल का मतलब समझदारी, अप्रोच का मतलब कैसे आपने हैंडल करा, यानी कि समझदारी से हमने हैंडल करा। तो प्लानिंग हमें क्या बताता है कि हम रैशनल अप्रोच लें ताकि अपना जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकें। ऑल मेंबर्स देयरफॉर नीड टू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको काम करना है टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए। दीज गोल्स सेट द टारगेट which need to be achieved and against which actual performance is measured। ठीक है ना, वही बात हो गई। जो एम्प्लॉइज का एक्चुअल काम है उसको हम मेजर करते हैं, यानी कि नापते हैं। जो हमारे गोल था उसके अकॉर्डिंगली हम उसको मेजर करते हैं। Therefore, planning means setting objectives and targets and formulating an action plan to achieve them। ठीक है ना, प्लानिंग का मतलब क्या हो गया? प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, फॉर्मुलेट करना, टारगेट बनाना और एक्शन प्लान तैयार करना ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। इट इज कंसर्न विद बोथ एंड्स एंड मीन्स। एंड का मतलब क्या हो गया? गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स का मतलब क्या हो गया? रिसोर्सेज। तो प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव के बारे में भी बात करते हैं एंड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले? हाउ टू डू। हाउ टू डू का मतलब आ गया है व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। ठीक है जी। तो चलिए जी अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग।
प्लानिंग की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है वो थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे इसमें। पहले इसको जल्दी से छोटा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। ठीक है जी। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। देखो आप यहां पर खड़े हो, मान लो आप इस पॉइंट पर हो और आपका गोल ये है, यहां पर आप पहुंचना चाहते हो, तो आपको प्लानिंग बताता है कि क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे ताकि आप वहां तक पहुंच सको। आपको एक डायरेक्शन दे देता है प्लानिंग। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकोगे, आपके पास एक डायरेक्शन अवेलेबल नहीं होगी। तो प्लानिंग से हमें मार्ग मिल जाता है कि इस पर चलेंगे हम तो अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है जी। जैसे कि आपको एग्जाम्पल मैंने आपको दिया भी था जब मैं आपको ये पढ़ाया था कि आपका गोल क्या था बच्चों, कि 100 मार्क्स लेकर आने हैं। तो आप कैसे करेंगे? आपने ये सब प्लानिंग के द्वारा अचीव करा था। यानी कि इस मार्ग पर आप चलेंगे, इस मार्ग पर आप चलेंगे, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू पर, तब जाकर आपका जो गोल है वो अचीव हो सकेगा। तो प्लानिंग ने आपको एक डायरेक्शन दे दी थी। ठीक है जी। बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। यानी कि वही बात आ गई ना, पहले से ही एडवांस में हम क्या कर लेते हैं, हाउ वर्क इज टू बी डन। जब हमें पता चल जाता है कि काम कैसे करना है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको डायरेक्शन पता चल गई है कि हमें क्या क्या एक्शन लेने हैं ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। प्लानिंग एंश्योर्स दैट द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड। प्लानिंग में क्या करता है, इंश्योर करा जाता है पहले कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है जी। सो दैट दे एक्ट एज गाइड। यानी कि जो हमको गोल अचीव करना है ना वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक गाइड हो जाता है कि हमको वहां तक पहुंचना है। और प्लानिंग में हमें क्या मिलता है कि व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, क्या क्या एक्शन हमको लेने हैं ताकि हम अपना गोल अचीव कर सकें। यानी कि हमको वही बात आ गई कि हमें डायरेक्शन पता चल जाती है प्लानिंग के दौरान। ठीक है जी। इफ गोल्स आर वेल डिफाइंड, एम्प्लॉइज आर अवेयर ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू एंड व्हाट दे मस्ट डू टू अचीव दोस गोल्स। अगर गोल्स जो हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वेल डिफाइंड है, यानी कि सरल भाषा में सबको पता चल गया है कि ये ऑब्जेक्टिव हमको अचीव करना है, तो एम्प्लॉइज को क्या है, अवेयर हो जाते हैं एम्प्लॉइज की ऑर्गेनाइजेशन को क्या काम करना है एंड व्हाट दे मस्ट डू। दे का मतलब एम्प्लॉइज को क्या काम करना है, उनको अवेयरनेस आ जाती है कि हमको ये काम करना है, ये काम करना है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकें। ठीक है जी। डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन। डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल क्या करते हैं फिर ऑर्गेनाइजेशन में, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके। ये इंपॉर्टेंट लाइन है अब कि इफ देयर वाज नो प्लानिंग, अगर प्लानिंग ना करी जाए तो क्या होगा। इफ देयर वाज नो प्लानिंग, एम्प्लॉइज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल्स। यानी कि ऑब्जेक्टिव तो पता चल गया है कि क्या अचीव करना है, मगर हमने प्लानिंग नहीं करी तो हम अपने गोल तक कभी पहुंच ही नहीं सकेंगे, है ना। काफी सारे एम्प्लॉइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको पता है सबको कि हमको क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, मगर प्लानिंग नहीं है कि कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करेगा, कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करेगा। तो कोई अपनी मर्जी से कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, और इस वजह से कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो सकेगा। तो चलिए जी अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंस पर, वो है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा एक एग्जांपल देता हूं। मान लो बच्चों मैं बनाता हूं वुडन यानी कि लकड़ी का फर्नीचर बनाता हूं और मार्केट में इसको बेचता हूं। ठीक है, मार्केट में बेचता हूं यानी कि सेल करता हूं और प्रॉफिट कमाता हूं। ठीक है जी। मैंने ना एक प्लान बी भी बना के रखा हुआ है, मेरा एक प्लान बी भी है। अगर फ्यूचर में, अगर भविष्य में जो मेरे कस्टमर हैं वो प्लास्टिक का फर्नीचर डिमांड करने लग गए तो मैं वो भी बनाने लगूंगा और उसकी भी सेल करूंगा, उसको भी बेचकर मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। तो ये मेरा प्लान बी है। अगर फ्यूचर में, कस्टमर का जो टेस्ट है, कस्टमर की जो डिमांड है वो तो चेंज होती रहती है कंटिन्यूअसली, तो इसलिए मैंने एक प्लान बी भी बना के रखा है कि अगर भविष्य में कस्टमर की डिमांड ही हो जाए कि नहीं भैया हमें तो प्लास्टिक का फर्नीचर चाहिए, वुडन फर्नीचर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, प्लास्टिक का फर्नीचर भी बनाने लगूंगा। अगर मैं प्लान नहीं बनाता तो मेरा जो बिजनेस था वो हो जाता बंद, क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का फर्नीचर बनाता था, है ना। तो मेरे को प्लान बी बना के रखना पड़ेगा। तभी आप देखते होंगे ये जो कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनीज है सारी की सारी क्या करती हैं, शुगर फ्री आजकल बेच रही हैं, शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक, शुगर फ्री कोक, शुगर फ्री पेप्सी। क्यों बेच रही हैं? क्योंकि लोग थोड़े अवेयर हो गए हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड। तो उन्होंने क्या करा, अगर आपको शुगर नहीं चाहिए अपनी डाइट में तो हम शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं आपके लिए। ठीक है जी। तो प्लानिंग क्या करती है, प्लानिंग बस यही करती है कि जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर देती है या कम कर देती है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है हमको नहीं पता, अनसर्टेन है, तो उसके लिए हमने पहले से प्लान बना के रख लिया, हमने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया कि भविष्य में ये घटनाएं घट सकती हैं, ये हो सकता है, तो उसके लिए हमने प्लान बना लिया। तो इसी को कहा, इसलिए बोला गया इसको प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क।
प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच एनेबल्स मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस। यानी कि प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें मैनेजर क्या करता है, भविष्य को एंटिसिपेट करता है। लुक अहेड यानी कि आगे की सोचता है, और एंटिसिपेट करता है यानी कि सोचता है कि आगे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है जी। By deciding in advance the task to be performed, planning shows the way to deal with changes in and uncertain events. जब उसने पहले ही डिसाइड कर लिया कि आगे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, अब उसके अकॉर्डिंगली प्लान बना लेता है कि अगर भविष्य में ऐसे ऐसे चेंजेस आए तो हम पहले से प्लान बना के रखेंगे कि हम ये काम शुरू कर देंगे, ताकि हम उन चेंजेस से क्या कर सकें, डील कर सकें। Changes or events cannot be eliminated, but they can be anticipated and managerial responses to them can be developed. यानी कि चेंजेस जो होने वाले हैं ना फ्यूचर में, आप उन सभी चेंजेस को एलिमिनेट नहीं कर सकते, यानी कि हटा नहीं सकते, मगर आप उनको एंटीसिपेट कर सकते हो, यानी कि पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये चेंज आने वाला है। और फिर मैनेजर क्या करेगा, उसके जो चेंज आने वाला है उसको कैसे डील करना है, उसके अकॉर्डिंगली अपना रिस्पॉन्स डेवलप कर देगा प्लानिंग में। ठीक है जी। तो चलिए जी, अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंस पर, जो कि है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग क्या करती है, ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो गया, आप अपना एग्जांपल लो, आप क्या प्रेफर करते हो कि किसी एक ही टीचर से आपको पूरा सब्जेक्ट समझ में आ जाए। आप बार बार तो नहीं चाहते कि आप फलाने टीचर से भी पढ़ लो, फलाने टीचर से भी पढ़ लो, फलाने टीचर से भी पढ़ लो, 3-4 टीचर से आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने में लगे हुए हो, तो ओवरलैपिंग हो जाती है, क्योंकि तीनों का, जितने भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, सबका पढ़ाने का स्टाइल अलग अलग होगा। तो आपकी प्रेफरेंस यही रहेगी किसी एक टीचर से ही आप पढ़ लो, इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है जी। इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं हम, मेरे एम्प्लॉइज हैं, मान लो मैं बिजनेस करता हूं, मेरे एम्प्लॉइज हैं, मिस्टर ए को मैंने बोला कि आपका काम है रॉ मटेरियल परचेज करना, मिस्टर बी को बोला आपका काम है प्रोडक्शन करना, मिस्टर सी को बोला आपका काम है मार्केटिंग करना, और मिस्टर डी को बोला आप सेल्स करेंगे। यानी कि मैंने प्लानिंग करी और इनको इनके काम सौंप दिए कि आप ये काम करोगे। अगर मैं प्लानिंग नहीं करता, इनको नहीं बताता यानी कि आपको क्या क्या काम करना है, तो हो सकता है मिस्टर ए प्रोडक्शन में चले जाएं, मिस्टर बी रॉ मटेरियल भी खरीद रहे हैं और प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, मिस्टर सी प्रोडक्शन में भी चले गए, फिर मार्केटिंग भी खुद कर रहे हैं और सेल में भी चले गए, यानी कि ओवरलैपिंग हो रही है। मैंने क्या करा, प्लानिंग करी और इनको जो जो काम करने थे उनको वो काम दे दिए। ये एक दूसरे में ओवरलैप नहीं करेंगे, मिस्टर ए मिस्टर बी के काम में नहीं कुछ काम करेंगे, मिस्टर बी मिस्टर सी के काम में कुछ भी पंगा नहीं करेंगे। तो प्लानिंग से क्या होता है, ओवरलैपिंग रिड्यूस हो जाती है, और वो वेस्टफुल एक्टिविटीज जो होती है वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है जी। प्लानिंग सर्व्स एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। तो प्लानिंग का क्या होता है, प्लानिंग सर्व करता है बेसिस कोऑर्डिनेशन का, जो डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं और इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। ठीक है जी। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो क्या हुआ, प्लानिंग से कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड होगी। सिंस प्लानिंग एंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट्स एंड एक्शंस, वर्क इज कैरिड ऑन स्मूथली विदाउट इंटरप्शन। जब भाई पता चल गया है कि मिस्टर ए को क्या करना है, मिस्टर बी को क्या करना है, सी को क्या करना है, सबको अपना अपना काम पता चल गया, तो इससे क्या होता है, काम स्मूथली हो जाता है, बिना इंटरप्शन के, बिना रोक टोक के। यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज आर मिनिमाइज्ड एंड एलिमिनेटेड। जो फालतू की एक्टिविटीज थी वो ऑटोमेटिकली रिडंडेंट हो जाती है, यानी कि मिनिमाइज हो जाती है, कम हो जाती है। इट इज इजियर टू डिटेक्ट इनएफिशिएंसीज एंड टेक करेक्टिव मेजर्स टू डील विद देम। इससे क्या हेल्प हो जाती है, इससे ये हेल्प हो जाती है कि ये हमारे लिए आसान हो जाता है काम, की जो कमियां रह गई हैं काम को करने में, उसको हम ढूंढ लेते हैं और करेक्टिव एक्शन हम ले लेते हैं ताकि उससे डील किया जा सके। ठीक है जी। तो चलिए जी, अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंस पर, जो कि है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव मतलब नए नए रचनात्मक आइडियाज प्रमोट करती है प्लानिंग। सिंस प्लानिंग इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि हमने चैप्टर 1 में सीखा था, मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं, उसमें पहला फंक्शन क्या था, प्लानिंग। न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान। अगर नए नए आइडिया आएंगे तो उसी से ही मजबूत प्लान आप बना सकते हैं। इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी, यानी कि चुनौतीपूर्ण एक्टिविटी है क्या, प्लानिंग, फॉर द मैनेजमेंट के लिए, एज इट गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शंस लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। यानी कि जो हम एक्शन लेने वाले हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाने के लिए, अपने बिजनेस को, वो सब प्लानिंग के ऊपर निर्भर करते हैं। तो प्लानिंग इसलिए काफी चैलेंजिंग यानी कि चुनौतीपूर्ण माना गया है, क्योंकि प्लानिंग में ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि भविष्य में यानी कि फ्यूचर में हम क्या क्या काम करेंगे ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव कर सकें। तो जो हमारी ग्रोथ है हमारे बिजनेस की, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो किसके ऊपर निर्भर करती है, प्लानिंग के ऊपर।
तो चलिए जी अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंस पर, जो कि है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, यानी कि प्लानिंग हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। देखो, हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल अचीव करने के लिए हमारे पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या आप कह सकते हो डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं। मैनेजर का काम होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना, उसको निकाल के लाना और अब उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना। ठीक है ना? तो हमारे को हेल्प करता है प्लानिंग डिसीजन लेना कि हमारे लिए ऑप्शन ए अच्छा रहेगा या ऑप्शन बी अच्छा रहेगा या ऑप्शन सी अच्छा रहेगा। तो प्लानिंग हमारी उसमें हेल्प कर देता है कि हमारे लिए ये वाला ऑप्शन अच्छा रहेगा, ताकि हम हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल अचीव कर सकें। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक चॉइसेस फ्रॉम अमंग्स वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जो वेरियस का मतलब काफी सारे कोर्स ऑफ एक्शन है, काफी सारे ऑप्शन है, उसमें से हमको चॉइस करनी होती है कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो वो कैसे पता चलता है हमें? जब हम प्लानिंग करते हैं। द मैनेजर हैज टू इवेल्युएट ईच ऑल्टरनेटिव एंड सिलेक्ट द मोस्ट वायबल प्रोपोजिशन। मैनेजर क्या करेगा? जितने भी ऑप्शन है, यानी कि जितने भी ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, उनको इवेल्युएट करेगा। उनको क्या करेगा? इवेल्युएट करेगा, यानी कि उनके बारे में चिंतन करेगा, उनको समझेगा, और जो सबसे मोस्ट वायबल प्रोपोजिशन होगा, मोस्ट वायबल प्रोपोजिशन का मतलब ये होगा वो वाला काम जो किया जा सकता है, उसको कहा जाएगा वायबल प्रोपोजिशन। तो जो वाला जो सबसे बेस्ट रहेगा, जो ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, यानी कि जो प्रोपोजिशन सबसे बेस्ट रहेगा, जो कार्य सबसे बेस्ट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, उसको चुनेगा। प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग टारगेट्स एंड प्रेडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशन, thus हेल्पिंग इन टेकिंग रैशनल डिसीजन। रैशनल डिसीजन मैंने आपको क्या बताया था? रैशनल का मतलब ऐसा डिसीजन जो समझदार पूर्वक हो। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो चलिए जी अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंस पर, जो कि है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। ये है आपके लिए होमवर्क। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 करा है या फिर आपने कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ा है, तो ही आप इसका आंसर दे पाओगे। अगर नहीं पढ़ा है तो उसका आंसर नहीं दे पाओगे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने पढ़ा हुआ है या आपके सामने थ्योरी पूरी लिखी गई है, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताओ, सरल भाषा में, सरल हिंदी में मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर आपने कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ा हुआ है तो ही इसका आंसर आप दे पाओगे। ठीक है जी। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा तब आपको इसको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है जी। यहां तक वीडियो देखा उसके लिए थैंक्स। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।